हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जेएमएस अकेडमी। मैं सिद्धार्थ कुमार पाल। आज की कक्षा में पढ़ने वाले हैं सीटेट 2022 में मैथ का हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो मैथ में दो पेपर होते हैं, पहला पेपर होता है फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर होता है, दो पेपर होते हैं। तो हम दो पेपर का बात कर लें तो दोनों पेपर में सिलेबस की बात करें तो दो पेपर में मैथ का बनता है आपका, दो पेपर में दोनों में 30-30 नंबर का बनता है। फर्स्ट पेपर के लिए है ये फर्स्ट पेपर और ये सेकेंड पेपर है। दोनों में क्वेश्चन बनता है 30-30 नंबर का, 30 नंबर का। दो भागों में विभक्त रहता है प्रश्न। 15 नंबर का आपका सिलेबस से रहता है, सिलेबस से रहता है 15 नंबर आपका सिलेबस से रहता है, 15 नंबर आपका पेडागॉजी से रहता है, पेडागॉजी से। ये प्रथम पेपर की बात करें फर्स्ट पेपर का। और सेकेंड पेपर का बात करें तो 20 नंबर का आपका सिलेबस से रहता है, 20 नंबर सिलेबस से रहता है और 10 नंबर आपका पेडागॉजी से रहता है। ये आपका पेपर रहता है, दो पेपर होता है। फर्स्ट पेपर किसके लिए होता है? जो क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक, तो 1 to क्लास 5 के टीचर होते हैं उनके लिए सिलेबस है, ठीक। और ये वाला 1 से लेकर 1 to क्लास 8, क्लास 8 ये इसके लिए रहता है। मतलब 1 से लेके कक्षा 8 तक के टीचर होते हैं वो लेवल सेकेंड होता है, मतलब पेपर सेकेंड देते हैं। और जो 1 से कक्षा 5 तक प्राइमरी वाला रहता है वो सिर्फ आपका 1 से 5 तक, समझा है। तो हम पढ़ेंगे दोनों चैप्टर, दोनों का मैथ पढ़ेंगे। तो पहले देख लेते हैं सिलेबस क्या क्या देता है। जैसे फर्स्ट पेपर का सिलेबस कौन सा है, सेकेंड पेपर का सिलेबस कौन सा है। तो हम बात करते हैं फर्स्ट पेपर के सिलेबस पर। तो पहला चैप्टर आपका होता है नंबर सिस्टम। क्या होता है पहला चैप्टर? नंबर सिस्टम। आइए इस पर लिख देते हैं हम। तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का सिलेबस हमको ये, पेपर फर्स्ट में आपको पूछेगा संख्या पद्धति, नंबर से संबंधित, ल सम स गुणनखंड। ये गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्याओं भाज्य संख्याओं का गुणनखंड है, बीजगणित गुणनखंड नहीं है, ठीक। बीजगणित का गुणनखंड ये वाला भाग नहीं है, भिन्न है। फिर क्षेत्रमिति पूछेगा, क्षेत्रमिति में 2D और 3D दोनों चलेंगे, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। वजन व मापन प्रणाली, समय, आंकड़ों का प्रबंधन, पैटर्न, धन, ज्यामिति और आकार और स्थानिक समझ और सममिति, ठीक। ये पेपर फर्स्ट के लिए है, मतलब कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए ये है सिलेबस। और कक्षा 1 से 8 तक के लिए ये सिलेबस है। पहला है संख्या पद्धति, दूसरा है ल स म स, तीसरा है भिन्न, चौथा है माध्य माध्यिका बहुलक, प्रतिशतता और लाभ हानि छूट, फिर साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात व समानुपात, घातांक एवं करड़ी, बीजगणित, क्षेत्रमिति, ज्यामिति और आपका प्रायिकता। ये आपको पेपर सेकेंड में पूछेगा। अच्छा, पेपर फर्स्ट का जो लेवल होता है, मतलब कितना लेवल तक जा सकता है। जब लेवल की बात करें तो क्लास 1 से लेकर 8 तक जा सकता है, क्लास 1 to 8 तक, मतलब इतना लेवल तक पूछ सकता है। ये आपका लेवल है, मतलब कक्षा 1 से 5 तक का सिलेबस में 1 से लेकर 8 तक के आपको किताबों का ज्ञान होना चाहिए पूरा गणित का, ठीक। और यही बात रही लेवल सेकेंड के लिए, पेपर सेकेंड के लिए, तो इसमें क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक पूछता है। ये आपका लेवल है, समझा। मतलब इतना चीज़ों का आपका ज्ञान होना चाहिए। 1 से लेकर कक्षा 10 तक की गणित आपको तैयार होनी चाहिए, ठीक। तो हम पढ़ेंगे, देखिए 2-3 चैप्टर तो समान है, ल स म स, संख्या पद्धति, भिन्न, दोनों का पेपर समान है, ठीक। तो 3 के लिए हम पूरे लेवल लेकर चलेंगे, मतलब एक ही वीडियो में आपको हम पूरा चीज़ लेकर चलेंगे, पूरा सिलेबस एक ही फर्स्ट और सेकेंड पेपर का दोनों साथ में लेकर चलेंगे हम। लेवल बढ़ता जाएगा, अच्छी बात रहेगी आप लोग दोनों का भरे हो तो, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम नंबर सिस्टम से, संख्या पद्धति से। तो संख्या पद्धति से हम स्टार्ट करते हैं, संख्या से। संख्या किसे कहते हैं पहले इस पर हम बात करेंगे, फिर उसके बाद तो स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति से। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए सिलेबस का। हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति। पहला चैप्टर है आपका संख्या पद्धति, नंबर
सिस्टम, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। आप सब जानते हैं संख्या पद्धति, सबसे पहला बात आता है संख्या पद्धति। तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन बनता है संख्या पद्धति में नंबर समझ रहे हैं, संख्या, तो संख्याओं के विषय में बात होगी। तो सबसे पहला टॉपिक आपका है स्थानीय मान। आप लोग सुने होंगे नाम, सबसे पहले टॉपिक का नाम है स्थानीय मान। स्थानीय मान का नाम आपने सुना होगा। किसी भी संख्या का स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है, तो हम दे दे 5 4 3 2, समझिए ये आपका, हम कहे संख्या 4 का स्थानीय मान ज्ञात करिए, संख्या 4 का स्थानीय मान ज्ञात करिए। तो अब ये इकाई है, ये दहाई है, ये आपका सैकड़ा हजार है। तो इकाई में मतलब 2 गुणे 1 2, दहाई के स्थान पर तो 2 गुणे 10 30 आ गया। सैकड़े का स्थान पर है तो 4 गुणे 100 400, और हजार के स्थान पर तो 5 गुणे 1000 5000। तो हम क्या पूछे, 4 का स्थानीय मान, तो आपने बोल दिया 400, समझिएगा 4 का स्थानीय मान कितना हो गया 400। ये आपका स्थानीय मान हो गया। इसमें ऐसे तो क्वेश्चन देगा नहीं, इतना सिंपल देगा, संख्या 20.4572 का स्थानीय मान बताइए। देखिए पहला टॉपिक है आपका स्थानीय मान। संख्याओं में सबसे पहला शुरू होता है स्थानीय मान। इसका हम इसमें कहें 5 का स्थानीय मान बताइए। देखो ये था सिंपल, इकाई दहाई सैकड़ा चलता गया, इधर हमने ज्ञात कर लिया। अब दशमलव देगा, एक टॉपिक ये रहेगा दशमलव में आपको देगा, दशमलव देगा तब क्या करेंगे, हम कहें संख्या 5 का स्थानीय मान बताइए, संख्या 5 का। तो देखिए ये इकाई दहाई यहाँ शुरू होगा, ये तो आपका दशमलव में है, ये तो होगा नहीं कि इकाई दहाई यहाँ से, इकाई दहाई यहाँ से होगा। अच्छा दशमलव के बाएं साइड था तो इकाई दहाई है, दशमलव बाएं साइड पर, ये वाला भाग इकाई दहाई नहीं है। तो इसमें जब इकाई दहाई में चलते हैं तो 10 का गुणा करते हैं, और जब दशमलव के दाएं साइड जाते हैं, दशमलव के दाएं साइड जाते हैं तो हम भाग देते हैं। तो हम क्या बोले, देखिए हम कितने का हैं, अच्छा 2 का स्थान, देखिए अच्छा दशमलव का निकालना सीख लीजिए, ये 2 का है, ठीक, दशमलव जहाँ है दशमलव लगा दिए, 2 का स्थानीय मान निकाल रहे हैं हम, 2 का स्थानीय मान निकाल रहे हैं तो 2 यहाँ पर न करके यहाँ पर हम 3 कर दें। 2 का स्थानीय मान निकाल रहे हैं तो दशमलव है, दशमलव कर दिए, अब 2 लिख दो। देखो कितना जीरो है, पहले 2 के आगे कितना है, 1 2 3, 3 अंक है, 3 जीरो लगा दो, 1 2 3, सही है, और फिर 2 उतार दो। ये आपका हो गया 2 का स्थानीय मान। समझ में आया, 2 का स्थानीय मान हो गया। अब इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, 0.000002 और बट्टे में 1 2 3 4 गुणे, ऐसे लिख सकते हैं, और इसी को भाग दे देंगे तो हो जाएगा 2 के बट्टे 10,000। ये आपका स्थानीय मान निकल गया। या दशमलव देगा तो ये आंसर, बट्टे में देगा तो ये आंसर, और इसको काट कर छोटा कर दो, 1 के बट्टे 5000। समझ में आया, क्वेश्चन समझ आया। अब इसी में हम कहें 5 का निकालिए। देखिए 5 का स्थानीय मान, इस 5 का स्थानीय मान, दशमलव है, दशमलव लगा दिए, 5 के आगे कितना अंक है, 1 अंक है, तो 0 हो गया और 5 हो गया, हो गया कि नहीं, समझ में आया, 0 हो गया 5 हो गया। अब इसी को 100 से गुणा कर दो, 100 से भाग दे दो, तो कितना हो जाएगा, 5 के बट्टे 100, और काट दोगे तो 1 के बट्टा 20। ये आपका स्थानीय मान हो गया। देखिए दशमलव के दाएं साइड रहेगा तो भाग देंगे, दशमलव के बाएं साइड रहेगा तो गुणा करेंगे। समझिए स्थानीय मान, स्थानीय मान बहुत सिंपल है। स्थानीय मान समझ में आया। एक स्थानीय मान होता है, एक आपका जाति मान होता है। स्थानीय मान और जाति मान, समझिए जाति मान बहुत अच्छा टॉपिक है ये, जाति मान आप लोगों ने इसमें। स्थानीय मान देखो, स्थानीय मतलब स्थान बदलता रहता है, लेकिन किसी की जाति बदलेगी। स्थानीय और जाति को थोड़ा समझ लेते हैं हम, स्थानीय मान और जाति मान। देखिए पहले देखिए दोनों चीजों में अंतर समझो। स्थानीय मान, स्थान, अच्छा, और जाति, समझिए। देखिए दो चीजें, स्थानीय मान आप अपने समझिए, स्थानीय मान में आप अपना स्थान चेंज कर सकते हैं, लेकिन जाति चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जाति कभी चेंज नहीं होती, जाति मान कभी भी किसी संख्या का चेंज नहीं होता। जो संख्या है वह संख्या वहीं प्राप्त होगा। स्थानीय मान उसका चेंज हो सकता है। जैसे हम देते 5000
₹5,632, 5,632 हम कहेंगे 5 6 का स्थानीय मान ज्ञात करिए। 6 का या इस अच्छा स्थानीय मान, इस संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए एक चीज़ और, 2 + 30 + 600 और प्लस 5,000 लिख सकते हैं। ये कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलो अब हम कहें 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान कितना होगा? 6,000 होगा, 600 सॉरी 600 होगा। 6 का स्थानीय मान कितना हो गया? 600। अच्छा जाति मान, हम क्या बोले? जाति मान कभी भी चेंज नहीं होता। हम वही कहें 6 का जाति मान, जाति मान देखिए 6 का जाति मान क्या होगा? 6 ही रहेगा, क्योंकि जाति चेंज होती है नहीं। अच्छा हम कहें 5 का जाति मान 5 ही रहेगा, 3 का जाति मान 3 ही रहेगा, 2 का जाति मान 2 रहेगा। तो कहने का मतलब है स्थानीय मान में देखो स्थान क्या है? बदल रहा है, बदलता है। स्थानीय मान में स्थान बदलता है, लेकिन जाति मान में कभी भी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है। स्थानीय मान में स्थान बदलता रहेगा, जाति मान में जाति कभी नहीं बदलेगी। मतलब अंक का मान जो रहेगा वही, जिस संख्या का पूछा है वही संख्या वो प्राप्त होगी हमको। समझ में आया? सीधा बात समझ में आया? एक चीज स्थानीय मान और जाति मान, ये आपका 2 हो गया। क्वेश्चन कैसे देगा इस पर एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। 12,565 में 5 का स्थानीय मान, देखिए ये 55 ना लिखे, 2 5 हो जाएगा, तो 5 का स्थानीय मान नहीं, यहाँ पर लिख दे 7 लिख दे, सही है। मैं 5 का स्थानीय मान तथा 2 का जाति मान में अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे प्रश्न देगा आपको। 12,567 में 5 का स्थानीय मान तथा 2 का जाति मान में अंतर ज्ञात करना। अंतर मतलब घटाना होता है। अच्छा 5 का स्थानीय मान कितना होगा? यहाँ से डायरेक्ट 500 होगा, 500 होगा ना। 5 का स्थानीय मान 500 हो गया, और 2 का जाति मान कितना रहेगा? 2। और क्या कहा है? अंतर का है, घटा दीजिए, कितना आ गया? 498। कोई दिक्कत? ये कोई दिक्कत? समझ में आया? इसी प्रकार ऐसे जैसे दे दे 42/8, 42/8 में 2 का और 36/5 और में 2 का और 36/5 में 7 का स्थानीय मान ज्ञात करिए। 7 का स्थानीय मान का योग ज्ञात करिए, योग ज्ञात कीजिए। देखिए समझिएगा, 42/8 में 2 का और 36/5 में 7 का स्थानीय मान का योग ज्ञात करिए। कैसे निकालेंगे? अब स्थानीय मान तो संख्या में दे रहा था भाई, यह भी संख्या है, बात सही है, लेकिन यह भिन्न है और यह आपका अंक है। तो इस भिन्न को हम किस में बदले? दशमलव बदले। दशमलव क्या? इसको भाग दे, देखते हैं कितने अंक में आता है, ठीक है ना। तो 42/8 है। देखिए 42 में 8 का भाग देंगे, 8 × 5 = 40। समझ में आया इतना? 2 बचा, कट गया, नहीं जाएगा भाग, 0 उतारे, 8 दूना 16, 4 बचा, फिर 0, 8 × 5 = 40। इस 42/8 को हम क्या लिख सकते हैं भाई? 5.25 लिख सकते हैं, 5.25 लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक। और देखिए 36/5 है, तो 36/5 को हम क्या लिखेंगे? देखिए 5 × 7 = 35, 1 बचा, 0.0, 5 दूना 10। और 36/5 को हम क्या लिखेंगे? 36/5 को हम लिखेंगे 7.2। ये हो गया 7.2। अच्छा अब 42/8 में 2 का स्थानीय मान पूछा है, तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा? अच्छा देखिए
दशमलव है 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान। देखिए 2 का स्थानीय मान क्या होगा, दशमलव है, दशमलव लगा दिए, दशमलव के आगे कितना अंक है, कुछ भी अंक नहीं है, तो 0.2। समझ में आया, 0.2 आ गया। ठीक, अब 36/5, 36/5 में कितने को पूछा है, 7 का स्थानीय मान। अच्छा, इकाई के स्थान पर तो ये क्या हो जाएगा, 7। और इन दोनों का क्या पूछा है, योग ज्ञात करिए, तो जोड़ दो, जोड़ दो भाई। 7 प्लस, देखिए 7 प्लस 0.2 कितना आ गया, 7.2। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। 7.2 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। समझ में आया एक चीज। देखो बट्टे का रहेगा, निकल जाएगा। 3 टॉपिक हमने बताया, पहले संख्याओं का, फिर दशमलव का, फिर बट्टे का। 3 टॉपिक हो गया। स्थानीय मान और जाति मान समझ में आया। ये 2 मान बहुत जरूरी थे। स्थानीय मान बदलता रहता है, जाति मान आपका चेंज नहीं होता है। इतना समझ में आया। जाति मान और स्थानीय मान में आपने ध्यान दें। एक क्वेश्चन और है आपका, वह कौन सा अंक है जिसका स्थानीय मान व जाति मान समान रहता है। ऑप्शन में देगा आपको इकाई का स्थान, दूसरा क्वेश्चन दिया है दहाई का, तीसरा दिया है दशमलव का, चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है। देखो क्या दिया है, वह कौन सा अंक है जिसका स्थानीय मान और वह जाति मान समान रहता है। तो स्थानीय मान और जाति मान कब समान रहेगा, देखिए स्थानीय मान और जाति मान तो सबका समान रहता है भाई। 5 का जाति मान 5 ही रहेगा, 6 का जाति मान 6 रहेगा, 4 का जाति मान 4। तो इकाई वाले स्थान का स्थानीय मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, और इकाई वाले स्थान का जाति मान क्या होगा, 2 होगा। तो कौन से अंक का स्थानीय मान और जाति मान समान रहता है, इकाई वाले स्थान का जाति मान और स्थानीय मान समान रहता है। ये आपको समझ में आया। अब चलते हैं हम संख्या के विषय में पढ़ेंगे। अब ये आपका बेसिक चीज था, स्थानीय मान और जाति मान। और हम चलेंगे संख्या की ओर। संख्या का वर्गीकरण पढ़ेंगे, मतलब संख्या को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक, तो संख्या पर चलते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं संख्याओं का वर्गीकरण। हम यह टॉपिक संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं कितने भागों में बांटा गया है। तो संख्याओं को बेसिक 2 भागों में बांटा गया है। बात समझिए, संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया है। पहला वास्तविक संख्या, है, और दूसरा आपका है अवास्तविक। वास्तविक संख्या को रियल नंबर बोलते हैं, आपका रियल नंबर। इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ये आपको बोलते हैं वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या कक्षा 10 तक नहीं है, कक्षा 11 में जाएंगे तो हम अवास्तविक संख्या के विषय में पढ़ेंगे। तो ये लेवल आपका अलग है, इसके विषय में भी चर्चा होगा। अवास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या। रियल नंबर, वास्तविक संख्या, सभी संख्याओं को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे पढ़े ना कि प्राकृत संख्या, देखिए बात समझिए, जब हम पढ़ रहे थे कक्षा 6-7 में, तो प्राकृत संख्या हमको मिला होगा, प्राकृत संख्या, या जिसको नेचुरल नंबर बोलते थे। दूसरा मिला था पूर्ण संख्या, ठीक, और क्या मिला था, पूर्णांक मिला था, पूर्णांक ये हुआ। इसके आगे मिला था परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या।
अच्छा, एक चीज आपने देखा था, परिमेय अपरिमेय जब आया था तो इसी सारी संख्याओं को हम क्या कह देते थे? वास्तविक संख्या। इतनी सारी संख्याओं को क्या कहते थे? वास्तविक संख्या कहते थे। मतलब हमको प्राकृत संख्या पढ़ना है, पूर्ण संख्या पढ़ना है, पूर्णांक पढ़ना है, परिमेय पढ़ना है, अपरिमेय पढ़ना है। ये आपका संख्या हो गया। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्रकृति से मिली हुई संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। यही पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण मतलब पूरी पूरी संख्या। प्राकृत संख्या में 1 2 3 4 ये चलता जाता है अनंत तक, और पूर्ण संख्या में जीरो की कमी रहेगी तो उसी को पूरा करने के लिए जीरो जोड़ देते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, डैश 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 अनंत तक चली जाती है। पूर्णांक प्लस और माइनस के साथ, जीरो के साथ, प्लस माइनस और जीरो के साथ अनंत तक संख्या जाने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। परिमेय किसे कहते हैं? जो p के बटा q के रूप में हो। ऐसी संख्या जो p के बटा q के रूप में हो, p और q क्या हो? पूर्णांक हो, और q इक्वल टू नॉट जीरो, इसे परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? बात होगी अपरिमेय संख्या की। तो अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में न हो, यही बोलते हैं आप लोग, p बटा q के रूप में न हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये तो परिभाषा होगी नहीं आपकी। ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनावर्ती अशांत हो। आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा अनावर्ती अशांत और आवर्ती अशांत। तो ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनावर्ती अशांत हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। या एक परिभाषा और है, ऐसी संख्या जिसका हम पूरी तरीके से पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में, पूर्ण संख्या के रूप में वर्गमूल न निकाल सके उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये आपका हो गया। तो हमको देखो वास्तविक संख्या पढ़ना। वास्तविक संख्या को हम दो भागों में विभक्त कर देते हैं। देखिए, एक हो जाएगा दशमलव, दूसरा हो जाएगा आपका पूर्णांक। बात समझिए, हमने दो भागों में विभक्त किया है। कितने भागों में? दो भागों में। हमने वास्तविक संख्या को दो भागों में विभक्त किया है। वास्तविक संख्या को, इसको बोलते हैं डेसिमल और इसको बोलते हैं इंटीजर। ठीक। दशमलव में आपका आएगा, देखिए दशमलव में दो संख्याएं आती हैं। अभी हम बोले एक परिमेय आएगा, एक अपरिमेय आएगा और अपरिमेय। ठीक, परिमेय आ गया और अपरिमेय आ गया। अब बात रही भाई पूर्णांक में क्या क्या आएगा। देखिए पूर्णांक में क्या आएगा। अच्छा, पूर्णांक में समझिए, प्राकृत आएगा, प्राकृत संख्या आएगा, पूर्ण संख्या आएगा, और कुछ आएगा? यही प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। अब प्राकृत संख्या में क्या मिलेगा, पूर्ण संख्या में क्या मिलेगा, इसके विषय में हम गहन अध्ययन करते हैं। अब देखिए प्राकृत संख्या में आपको सम संख्या मिलेगा, विषम मिलेगा, भाज्य मिलेगा, अभाज्य मिलेगा, सअभाज्य मिलेगा, जुड़वा मिलेंगे। बात समझिए, जुड़वाएं संख्याएं, और आपका चक्री संख्या मिलेगा। इन सभी संख्याओं के विषय में हमको पढ़ना है। ये आपका संख्याओं का वर्गीकरण में आपको वास्तविक संख्या वाला भाग पढ़ना है। बात समझिए, वास्तविक संख्या वाला भाग पढ़ना है। वास्तविक संख्या के दो प्रकार होते हैं भाई, दशमलव वाले में परिमेय अपरिमेय आ जाएगा, और पूर्णांक में पूर्ण संख्या आ जाएगा, प्राकृत संख्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा। और प्राकृत संख्या में आपका सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, सब अभाज्य, जुड़वा संख्याएं और संपूर्ण संख्याएं और आपका चक्री संख्याएं, ये सारी चीज आपको मिल जाएगी। और उन्हीं संख्याओं के विषय में हमको पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं हम एकदम शुरू से कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। हेडिंग से प्राकृत संख्या पढ़ेंगे, फिर पूर्ण संख्या पढ़ेंगे, फिर पूर्णांक पढ़ेंगे, फिर परिमेय पढ़ेंगे, फिर अपरिमेय पढ़ेंगे, फिर प्राकृत संख्या के प्रकार पढ़ेंगे। प्राकृत संख्या में सम, विषम, अभाज्य, ये वाला भाग पूरा पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक लेवल से। तो पहला टॉपिक हमारा है प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर, ठीक। प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या बोलते हैं, इसको नेचुरल नंबर हम बोलते हैं। तो प्राकृत संख्या की परिभाषा क्या होती है, समझिए बात को। ऐसी संख्याएं जिसको हम गिन सकते हैं,
ऐसी संख्याएं जिसको हम गिन सकते हैं उसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो बात तो हो गई कि ऐसी संख्याएं जिसको हम गिन सकते हैं उसे हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ये ठीक, तो कौन सी संख्याएं ऐसी है जिसको हम गिन सकते हैं? देखिए 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश, और वह संख्या कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। ठीक, ऐसी संख्याएं जिसको हम गिन सकते हैं प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे उदाहरण है 1 2 3 4। अब आप बोलेंगे जीरो क्यों नहीं गिन सकते हैं? बात समझिए, जीरो को क्यों नहीं गिन सकते हैं? जीरो भी होना चाहिए, गिन सकते हैं। बोले परिभाषा में ऐसी संख्या जिसको हम गिन सकते हैं उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। लेकिन जीरो को क्यों नहीं लिए इसमें? तो जीरो की इसलिए नहीं लिए कि अगर हम पूछे आपके पास 5 रुपये है, आपके पास 5 रुपये है, तो आप उसको गिनिए। अब उस 5 रुपये को हम आपसे ले लें तो आप क्या बोलेंगे? कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। कि ये बोलेंगे हमारे पास 0 रुपया है, ये बोलेंगे आप हमको जवाब देंगे? हम आपसे पूछेंगे आपके पास कितने रुपए बचा, तो आप बोलेंगे एकदम नहीं, खत्म। मतलब आप ये नहीं बोलेंगे ना 0 रुपये बचा है, 0 किताबें, हम मतलब 5 किताब आपको हम दिए, हम आपसे वापस ले लिए उस किताब को। हमको आपके पास कितने किताबें बचे हैं? कहीं कुछ नहीं बचा है, किताब एकदम नहीं है। ये आप नहीं बोलेंगे कि 0 किताबें बची हैं। तो इसलिए हम जीरो की इन्वॉल्व नहीं करते हैं। ये आपका प्राकृत संख्या हो गया, 1 से लेकर अनंत तक जाती है। 1 2 3 4 डैश डैश अनंत तक ये संख्या जाती है, उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अब प्राकृत संख्या ये हो गया। दूसरी संख्या आपको आती है परिभाषा लिखना, तो ऐसी संख्याएं जो हमें गिनने के काम में आती है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। या ऐसे प्राकृत संख्या मतलब प्रकृति से मिली हुई चीज़ों का संख्या हो, मतलब प्रकृति ने कुछ न कुछ दिया है। प्रकृति ने ऐसा है कि कहीं 0 दिया है, कहीं कुछ माने में कुछ नहीं दिया है, हम लोग को हर चीज़ दिया। प्राकृतिक संख्या इसे कहते हैं जो प्रकृति से मिली हुई चीज़ है। और प्रकृति हमेशा हमें कुछ न कुछ दिया है, 0 तो दिया नहीं है प्रकृति हमें। ठीक, तो ऐसे संख्याओं को हम क्या कर दें? प्राकृतिक संख्या है। दूसरा आपका होता है पूर्णांक, अरे पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर, देखिए जितना अच्छा आपका बेसिक तैयार रहेगा उतना अच्छा आपको सवाल तुरंत होंगे। एकदम बेसिक है, सवाल आपका तुरंत का तुरंत होगा। तो पूर्ण संख्या ऐसी। अब देखिए पूर्ण मतलब क्या होता है, जब बात समझिए, पूरा, पूरा संख्या। हम पूछे आपका काम पूर्ण हो गया तो बोलेंगे हाँ हमारा काम पूरा हो गया। तो पूर्ण संख्या, इस संख्या में कुछ कमी लग रही थी हमको। इन संख्याओं में क्या कमी लग रही थी? जीरो नहीं था। तो इस संख्या को पूरी करने के लिए जीरो लगा दे, और जीरो से यह संख्या कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। और इसी को हम लोग कह देते हैं पूर्ण संख्या। ठीक, पूर्ण संख्या हो गया। पूर्ण संख्या इसको होते हैं। अब पूर्ण संख्या में अब बाद में आता है पूर्णांक। देखिए पूर्णांक अब आता है। अब क्या आता है? पूर्णांक। पूर्णांक इसको बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर, पूर्णांक, इंटीजर। अब इन संख्याओं में अभी तक क्या चल रहा था? देखिए बात समझिए, धनात्मक वाला भाग चल रहा था। धनात्मक वाला भाग चल रहा था, हमारा क्या चल रहा था? धनात्मक वाला भाग। अब इसमें चलेगा, मतलब जीरो हो गया, धन वाला भाग एक तरफ, वो भी जाएगा अनंत की तरफ। कहाँ जाएगा? अनंत जाएगा। और माइनस वाला भाग एक तरफ, और ये भी कहाँ जाएगा? अनंत तक। ठीक, आपको पढ़ना था, हम बताएं पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या पढ़ लिए, पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक हो गया, इसका परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो हम इतनी संख्याएं पढ़ने के बाद, देखिए इतनी संख्याएं पढ़ने के बाद अब आपका आएगा सम। सवाल की तरफ थोड़ा चलते हैं हम। ये आपका ये हो गया बेसिक लेवल जान के। परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसे P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सके। P और Q पूर्णांक हो, यही ना, और Q इक्वल टू नॉट जीरो। ये आपका हो गया परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की परिभाषा हो गई। और हम पढ़ते हैं अब सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, क्योंकि हमको संख्याओं विषय में पढ़ना है। तो हमको इतना लेवल ये जाएगा अभी कक्षा सेकंड पेपर के लिए, तो हम इस पर रोककर पहले सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य इसके विषय में पढ़ लेते हैं। तो प्राकृत संख्या आपको समझ में आ गया। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। एक क्वेश्चन देख लीजिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। क्वेश्चन भी देगा इसमें से कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या। देखिए आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन कैसे पूर्ण संख्या है। 4 ऑप्शन दे देगा, 1, दूसरा दे दिया 2, तीसरा दे दिया
शून्य, चौथा दे दिया आपको इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आप समझिए, ये आपको 4 दे दिया। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, क्या है आप जानते हैं? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है, 0 पे टिक लगा दिए। हम कहें सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? 1 होगा। समझ में आया? सबसे छोटी पूर्ण संख्या और सबसे छोटी प्राकृत संख्या। और हम कहें सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। अब अनंत तक जा रहा है, आप बोलेंगे 50 लाख, हम क्या 50 लाख में एक और जोड़ दो। सबसे बड़ी की तुलना हम कर ही नहीं सकते हैं, कभी ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अनंत तक जा रही है। अनंत उसको कहते हैं जिसका कोई अंत न हो। तो बड़ी संख्या तो नहीं ज्ञात कर सकते, लेकिन छोटी संख्या हम बता सकते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो पहला हमारा है, अब देखो पहला, दूसरा, तीसरा हमारा है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। देखिए भाज्य संख्या, नाम से भाज्य मतलब विभाजित होने वाली संख्या। तो ऐसी संख्या, परिभाषा में बोलेंगे ऐसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी और अन्य संख्या से विभाजित हो, किसी और एक संख्या से विभाजित हो, उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। या एक और परिभाषा लिख दूं, ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 2, 1 और 2 से अधिक हो। ऐसा, देखो गुणनखंड वाली बात आई ना, ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्या हो? ऐसी संख्या, इसकी परिभाषा लिख दें। देखिए ऐसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, भाज्य संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, भाज्य संख्या कहलाती है। अब भाज्य संख्या का परिभाषा आपने ये देख लिया, ठीक। तो हम बोलेंगे 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कौन सी संख्या भाज्य है? आप बताइए कौन सी संख्या भाज्य है? तो हम क्या बोले, 0 का गुणनखंड क्या होगा? 0 होगा। 1 का गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा। अच्छा 2 का गुणनखंड, देखिए 2 का गुणनखंड क्या होगा? 2 का गुणनखंड 2 से विभाजित हो जाएगा और 1 से भी विभाजित हो जाएगा। 3 का गुणनखंड क्या होगा? तो 1 से हो जाएगा और 3 से भी हो जाएगा। अच्छा ये 4 का, देखिए 4 का 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा और 4 से विभाजित होगा। तो परिभाषा हमने क्या बोला? ऐसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो या भाज्य संख्या कहलाती हो। ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड क्या हो? 2 से अधिक हो। तो 2 से अधिक है तो 2 से अधिक है तो 2 से अधिक भाज्य संख्या कौन सी हो गई? 4। 5 भाज्य है क्या? भाज्य है। तो आप बोलेंगे 5 1 से विभाजित होगा और 5 से होगा। 6 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, 3 से होगा और 6 से होगा। तो ये भाज्य संख्या है और ये भाज्य संख्या है। तो प्रश्न कैसे बनेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, एक प्रश्न इस पर बनेगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए। ऑप्शन दे देगा 2, 3, तीसरा ऑप्शन दे देगा आपको 4, चौथा ऑप्शन दे देगा 0। ठीक, ऐसे दे देगा आपको सर सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो आप 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। याद रखना सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। और ये आपका भाज्य हो गया। अभाज्य की हम बात करते हैं, भाज्य संख्या समझ में आई। अब हम चलते हैं अभाज्य संख्या पर। तो हमारा चौथा नंबर है अभाज्य संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्राइम नंबर। अच्छा भाज्य संख्या की हमने परिभाषा के बाद, ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो।
देखो क्या होगी इसकी परिभाषा, ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो, जिसके केवल दो गुणनखंड हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो, गुणनखंड कितने हो, मतलब संख्या को विभाजित करने वाली संख्या के पदों का दो ही पद हो, उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो, ये हो गया। अब इसमें पूछेंगे अभाज्य संख्या बताइए, अभाज्य संख्या बताइए। अभाज्य संख्या, इसका गुणन करेंगे 0 आएगा, इसका 1 आएगा। ऐसी संख्या इसका करेंगे तो देखो 1 आएगा और 2 आएगा, इसका करेंगे तो 1 आएगा 3 आएगा, ये तो आपका भाज्य हो गया है। इसका करेंगे तो 1 आएगा 5 आएगा। तो भाज्य संख्या देखो जिसके केवल दो गुणनखंड हो उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। देखिए अच्छा यहां पर जिसके केवल दो गुणनखंड हो, देखो दो गुणनखंड किस किस के हैं, तो 2 के है कि नहीं है, 2 के 1 है और 2 है, तो ये आपका क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या। जिसके केवल या जिसके सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड हो उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। तो सब ये हो गया 2, 3 हो गया, ठीक, कोई दिक्कत। तो इसमें आपको पूछेगा एक क्वेश्चन कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी क्या है, 2 है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहली अभाज्य संख्या, मतलब संख्याओं में आने वाली सबसे पहली अभाज्य संख्या। क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ देगा सबसे पहली आने वाली अभाज्य संख्या, ऐसे बोलेगा प्राकृत संख्याओं में सबसे पहले आने वाली अभाज्य संख्या बताइए। तो प्राकृत संख्या 1 2 3 से शुरू होती है और सबसे पहली आने वाली अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2 होगी। समझ में आए। अच्छा आप ये नोटिस करें न 0 और 1 न भाज्य है न अभाज्य है, 0 और 1 न भाज्य है न अभाज्य है। आपने नोटिस किया होगा 0 और 1 न तो भाज्य है न तो अभाज्य है। ऐसा दे देगा ऑप्शन में कि ऐसी कौन सी संख्या जो न भाज्य न अभाज्य है, कहीं दे देगा ऑप्शन में 1 3 4 5, तो आपको 1 लगाना है, या 1 की जगह 0 दे दो तो 0 लगाना है, क्योंकि 0 और 1 न तो भाज्य है न ही अभाज्य। आप नोट करके लिख लीजिए कि 0 और 1 न तो भाज्य है न ही अभाज्य है, क्योंकि भाज्य का नियम का भी पालन नहीं किया और अभाज्य का भी नियम का पालन नहीं किया है। समझ में आए। चलिए अगली क्वेश्चन पे चलते हैं, सम संख्या किसको बोलते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा सम संख्या। सम संख्या क्या बोलते हैं, इवन नंबर, इवन नंबर बोलते हैं सम संख्या। तो सम संख्या आप जानते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग चला जाए और शेषफल 0 हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग चला जाए और शेष फल आपका 0 बचे, कौन सी संख्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। ये तो आपको परिभाषा हो गया कि ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग चला जाए और शेष फल आपका 0 आ जाए, सम संख्या कहलाती है। अब सम संख्या आ जाए तो आपको ऐसा दे दिया, कहेगा ये सम संख्या है या विषम है, ये सम संख्या है या विषम संख्या। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, तो चेक करने किसी भी संख्या में अगर बोला सम है विषम है, चेक करने के लिए हमारा एक नियम है कि हम संख्या के इकाई अंक को देखते हैं। इकाई अंक को देखेंगे, बात करें इकाई अंक को हम देखेंगे, इकाई अंक में 2 का भाग दो, कितना इकाई अंक 2 है और 2 का भाग दे दो, कितना कट गया, शेष फल कितना बचा, 0 बचा। अगर शेष फल 0 बच रहा है तो वह कौन सी संख्या कहलाएगी, सम संख्या। क्या कहलाएगी, सम संख्या। समझ आया, सम संख्या कहलाएगी। ठीक, ऐसे एक दे दिया
5 8। कहेगा सम है या विषम है, तो आखिरी डिजिट को पकड़ो, आखिरी संख्या को पकड़ो, आखिरी नंबर को पकड़ो, इकाई वाले स्थान को पकड़ो, इकाई में स्थान में 2 का भाग दे दो। अगर शेषफल शून्य बच रहा है, शेषफल कितना बच रहा है, शून्य बच रहा है, तो सम संख्या होगी। और इसी में लिख लेते हैं विषम संख्या को भी हम, विषम संख्या जिसको बोलते हैं आड नंबर। क्या बोलते हैं, आड नंबर। देखिए विषम संख्या हो गई ये हमारी। तो विषम संख्या कैसे होगी, ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग न जाए या भाग जाए और शेषफल 1 बच जाए। शेषफल कितना बच जाए, 1 बच जाए। ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग या तो जाए ना, अगर जा रहा है तो शेषफल कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, तो वह कौन सी संख्या कहलाएगी, विषम संख्या कहलाएगी। जैसे ये हो गया, देखो आखिरी अंक पकड़े, इसको भी चेक करने का नियम देख लो। आखिरी अंक हम पकड़े 3 है, 2 का भाग दे दो, 2 एक कम, तो 1 बचा शेषफल, तो ये कौन सी संख्या होगी, यह संख्या कौन सी होगी, विषम होगी। सम और विषम समझ में आया, ये क्वेश्चन आपका हो गया सम और विषम। नियम सम और असम विषम के लिए देख लीजिए। जब सम 0 ऐसी संख्या पर समाप्त हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, सम है या विषम है, क्योंकि हमने बताया जिसमें 2 का भाग चला जाए और शेषफल शून्य बच जाए तो सम, और जिसमें 2 का भाग जाए पर शेषफल 1 बच जाए तो वह विषम कहलाएगी। ये आपका हो गया 0, बात समझिए। 0 हो गया, 0 सम है कि विषम है। हम एक्चुअली 0 को हम सम में लेते हैं, लेकिन कैसे लेते हैं देखिए। अच्छा, जब सम और विषम का प्रगुण है, मतलब प्रगुण समझ रहे हो ना, थ्योरी है या प्रमेय जिसको बोलते हैं, प्रगुण है। सम में सम संख्याओं को जोड़ेंगे, ये याद रख लीजिए, लिख लीजिए। सम में सम संख्याओं को जोड़ेंगे तो ऑलवेज हमको हमेशा कौन सी संख्या प्राप्त होगी, सम संख्या प्राप्त होगी। ये लिखते जाइए आप लोग, बहुत नोट है। और सम में अगर विषम को जोड़ेंगे तब क्या प्राप्त होगी, सम में जब विषम को जोड़ेंगे तो हमेशा हमको विषम प्राप्त होगा, विषम संख्या प्राप्त होगा, याद रखिए। और एक चीज, विषम में विषम को जोड़ेंगे तब भी हमको क्या प्राप्त होगा, सम प्राप्त होगा। ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। सम में सम जोड़ेंगे तो सम संख्या प्राप्त होगा, विषम में विषम को जोड़ेंगे तो भी सम संख्या प्राप्त होगा, ठीक। और सम और विषम, सम प्लस विषम को करेंगे तो विषम संख्या प्राप्त होगा हमको। और सम में सम का गुणा करेंगे, सम गुणे सम, तो समझिए क्या प्राप्त होगा हमको, हमेशा सम संख्या प्राप्त होगा। हमेशा क्या होगा, सम संख्या प्राप्त होगा। अब विषम में विषम का गुणा करेंगे तब, विषम का गुणा करेंगे तब क्या होगा, हमेशा विषम ही प्राप्त होगा। देखिए विषम में विषम जोड़ रहे हैं तो हमको सम प्राप्त हो रहा है, लेकिन विषम में विषम को जब गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, विषम संख्या प्राप्त होगा। बात समझिए। अच्छा अब देखिए, अब विषम में सम का गुणा करें तब क्या प्राप्त होगा, आप सोचो। हमेशा विषम में सम या सम में विषम का गुणा होगा तो हमको सम संख्या प्राप्त होगी। क्या होगी, सम संख्या प्राप्त होगी। हमेशा हमको सम संख्या प्राप्त होगी, ये चीज समझा। अब हम 0 को सिद्ध कर दे कि 0 सम है या विषम है, कैसे, ये 2 प्रगुण देखिए, इन दोनों को देखिए। अच्छा सम मान लेते हैं 0 सम है, मान लेते हैं 0 क्या है, सम है। तो सम देखिए, सम की जगह 0 रख दिए, एक सम है आपके पास, क्या हो गया, सम संख्या प्राप्त हुई। मान लो ये पहला नियम तो सही कर रहा है भैया, सम के लिए ये है। अब हम कहें 0 विषम हो जाए, अगर आप कहें कि 0 विषम हो जाए तो 0 विषम प्लस विषम, अब क्या प्राप्त हो रहा था, विषम प्लस विषम सम, लेकिन यहां पर क्या प्राप्त हुआ है, 0 में विषम को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, विषम। तो इस नियम के आधार पर हम कह सकते हैं, इस प्रगुण से कह सकते हैं कि 0 सम संख्या है, क्योंकि सम संख्या के शर्त को पालन कर रहा है, सम संख्या के शर्त को पालन कर रहा है। और 0 विषम संख्या नहीं है, क्योंकि वह विषम संख्या के नियम को पालन नहीं कर रहा है। तो 0 कौन सी संख्या हो गई, सम संख्या, ये आप याद रखना। अगली संख्या चलते हैं, अगली संख्या हमारी स्वअभाज्य संख्या। तो स्वअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जब किसी 2 संख्याओं का, देखिए स्वअभाज्य संख्या हम 2 संख्याओं पर निकालते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं परिमेय संख्याओं पर हम अधिकतर, परिमेय संख्या जो होती है या भिन्न होता है उस पर हम
सभाज्य खंड सभाज्य संख्या ज्ञात करते हैं। तो सभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका मस या एचसीएफ 1 होता है। बात समझिए, ऐसी संख्या जिसका एचसीएफ 1 हो उसे हम सअभाज्य संख्या कहते हैं। सअभाज्य को हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो आइए हम लिख लेते हैं नोट में उसको भी। देखिए अगली सारी हमारी संख्याएं यही सब बची है। तो सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या, ऐसी दो संख्याओं के विषय में बात करेंगे जो P/Q के रूप में हो, या किसी में दो संख्याओं का, उन दोनों का एचसीएफ हमेशा कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। मस आप जानते हैं, मस कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। या उभयनिष्ठ दोनों संख्याओं में से, जैसे 3 हो गया और 5 हो गया। बात समझिए, इन दोनों में क्या कॉमन है? देखिए क्या कॉमन है? 3 को हम क्या लिख सकते हैं? गुणनखंड 3 × 1 लिख सकते हैं। और 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 × 1। एचसीएफ निकालेंगे कितना आएगा? एचसीएफ कितना आएगा हमारा? 1 आएगा। ऐसी संख्या जिनका एचसीएफ 1 हो उन्हें हम सअभाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? या एक परिभाषा ये भी बोल सकते हो आप, जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 हो, कितना हो? 1 हो, ऐसी संख्या को हम सअभाज्य संख्या कहेंगे या को प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक, ये आपका हो गया, समझ आया? इस पर क्वेश्चन भी कराया जाएगा अगली कक्षा में, अगली क्लास में हम क्वेश्चन भी करेंगे इस पर। बेहतरीन क्वेश्चन सी-टेट में पूछे हुए, सी-टेट, केवीएस, आपका पूरा बी.एड सी-एड में जहाँ भी पूछा गया होगा हम उस पर कराएंगे। अब अगली संख्या है संपूर्ण संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये। संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं? परफेक्ट नंबर। देखिए परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिनका गुणनखंड, जैसे कोई संख्या, उसके गुणनखंडों को जोड़ दिया जाए और उस जिसका गुणनखंड किया गया, जिस संख्या का गुणनखंड किया गया है वह संख्या के दुगुनी प्राप्त हो जाए। या ऐसे बोल सकते हैं, ऐसी संख्या, देखिए ऐसी संख्या जिनके गुणनखंडों का योग उस संख्या के दोगुना हो, उस संख्या के 2 गुना हो, संपूर्ण संख्या कहलाती है। समझ में आया? ऐसी संख्या जिनके गुणनखंडों का योग उस संख्या के 2 गुना प्राप्त हो उसे हम संपूर्ण संख्या कहते हैं। तो 1 का गुणनखंड 1 रहेगा, 2 का गुणनखंड 2 × 1। ठीक, इन दोनों को जोड़ेंगे और गुणनखंडों का योग बोला है ना, तो योग हो जाएगा कितना? 3। और इस संख्या को दोगुना प्राप्त, संपूर्ण संख्या हुई? नहीं हुई। 3 का करते हैं, 3 + 1 कितना हो गया? 4। इस संख्या का दोगुना है? नहीं है। समझ आया? अब इधर देखिए 5, तो 5 + 1, 5 × 1 होगा, गुणनखंड कितना होगा? 5 और 1 होगा, और इनका जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। इस संख्या का दोगुना है? नहीं है। अब देखिए 6 का नंबर आता है, 6 का गुणनखंड क्या होगा? देखिए ध्यान से, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। ये आपका गुणनखंड होंगे। अब गुणनखंडों का योग 1 + 2 + 3 + 6 बराबर 12। संख्या का 2 गुना प्राप्त हुआ है। 2 गुना है कि नहीं है? देखिए 2 गुना है, तो यह कौन सी संख्या कहलाएगी? संपूर्ण संख्या। समझ में आए? ऐसी संख्या जिनके गुणनखंडों का योग उस संख्या के 2 गुना प्राप्त हो उसे हम क्या कहेंगे? संपूर्ण संख्या कहेंगे। और एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सबसे पहली प्राकृत संख्याओं में आने वाली सबसे पहली संपूर्ण संख्या कौन सी है? 6 है। सबसे छोटी संपूर्ण संख्या 6 है। और एक क्वेश्चन बहुत बार दिया गया है, 1 से 100 के बीच 1 से 100 के बीच कितनी संपूर्ण संख्या होती हैं? कितनी संपूर्ण संख्या होती है? देखिए 1 से 100 के बीच कितनी संपूर्ण संख्या होती है, तो आप याद रख लीजिए सिर्फ 2 संख्या होती है। 1 और 100 के बीच में सिर्फ 2 संख्याएं संपूर्ण होती है, एक 6 होता है, एक 28 होता है, और कोई भी संख्या नहीं होता है। ये ऑप्शन में आपको देगा
ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। 1 से 100 के बीच कितनी संख्याएं संपूर्ण संख्याएं होती हैं, तो 6 और 28 सिर्फ 2 होती हैं। ठीक, अगला है आपका जुड़वा संख्या। इसको हम इरेज कर देते हैं पहले। हमारा अगला संख्या है जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह अभाज्य संख्या जिनके जोड़े में 2 का अंतर हो। कितने का अंतर हो? 2 का अंतर हो, जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अच्छा, जुड़वा, देखिए जुड़वा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या की बात कर रहा है। अभाज्य संख्या होता है भाई, क्या क्या होता है? अच्छा ध्यान से देखना, अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है, 3 होता है। जुड़वा मतलब 2-2 ठेले लिए। और क्या होता है? 3 होता है, 5 होता है। ध्यान देखिए, 5 होता है और 7 होता है। ध्यान से देखिए, और 7 के बाद 9 होता है। अच्छा, 7 होता है और 11 होता है, यह भी हो सकता है ना जुड़वा। और क्या होता है? 11 होता है, 13 होता है। कोई दिक्कत? एक संख्या और हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया। अच्छा, भाज्य संख्या तो 15 है नहीं, 17 है। तो इन सभी में जुड़वा भाज्य संख्या हम किसको बोलेंगे? देखिए ध्यान से, ऐसी भाज्य संख्या जिनके बीच का 2 का गैप हो। क्या हो? पहला चीज 2 का गैप हो। 2 का गैप है? नहीं है, जुड़वा भाज्य संख्या होगी? नहीं। 2 का गैप है, दोनों अभाज्य संख्या है, जुड़वा भाज्य संख्या होगी? हाँ। 2 का गैप है, अभाज्य संख्या, जुड़वा भाज्य संख्या है। 2 का गैप है, 4 का गैप है, अभाज्य संख्या होगी? नहीं होगी। 13 और 17 में नहीं होगा। 11 और 13 में 2 का गैप है, होगा। या एक नियम और है, ये 2 का गैप होना जुड़वा भाज्य संख्याओं में जरूरी है। और एक नियम एक आता है, ऐसी अभाज्य संख्याओं जिनके बीच में केवल एक सम संख्या हो। ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में, जुड़वा भाज्य संख्या की बात कर रहे हैं, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में केवल एक सम संख्या हो। अच्छा, एक सम संख्या है, 4 है, सम है, सही है, 6 है, सही है। इनके बीच में है, कितनी है भाई? 8 आएगा और 10 आएगा। ठीक, इनके बीच में 12 है, अकेला है। जुड़वा भाज्य संख्याएं हैं कि नहीं है ना? ये आपका हो गया जुड़वा भाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला संख्या है हमारा चक्री संख्या। चक्री संख्या उसे कहते हैं जो चक्कर लगाए। देखिए, चक्कर मतलब किसी चीज में गुणा के फिर से वही संख्या प्राप्त हो गई, मतलब वो है चक्री संख्या। चक्री संख्या का हमको उदाहरण लेना है, तो चक्री संख्या हो गया 14, 28, 57 में हम 2 का गुणा कर दें। बात समझिए, चक्री संख्या को समझिए, तो गुणा कर दें 2 का, तो कितना होगा? देखिए, 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 10, 1 11, 8 दूनी 16, 1 17, और 2 दूना 4, 1 5, और 4 दूना 8, और 2 1 2। देखिए, चक्री संख्या समझिए, ये आपका गुणा आया 28, 57, 14। ये आपका गुणा आया इसका, जब 2 का गुणा किए। देखिए, चक्री संख्या में क्या होता है? मतलब चक्र लगा रहा है, मतलब चक्कर लगा रहा है। देखिए, 4 है, 4 है, 1 है, 1 है, 7 है, 7 है, 5 है, 5 है, 8 है, 8 है, और 2 है, 2 है। ऐसी संख्या जिसमें गुणा करने पर अंकों का स्थान बदल जाए, लेकिन अंक वहीं प्राप्त हो, उसे हम क्या कहते हैं? चक्री संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसमें किसी संख्या का गुणा करने पर अंकों का स्थान बदल जाए, लेकिन अंक वहीं रहे, अंक का मान न बदले, ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाती है? चक्री संख्या कहलाती है। एक इसी में आप 14, 28, 57 में आप 4 का गुणा कर लीजिए। बात समझिए, 4 सत्ते 28 के 8, 2, 4 पच्चे 20, 2 22, फिर 2, 8 चौके 32, 32 में 2 जोड़ेंगे 34, फिर 3, अब 4 दूना 8 3 11, फिर 1 4 चौके 16, 1 17, फिर 1 4 एकम 4 1 5। देखिए, मिला 5 है, 5 है, 7 है, 7 है, 1 है, 1 है, 4 है, 4 है, 2 है, 2 है, 8 है, 8 है। मिला जुला कर वही संख्या प्राप्त हुई है। अंकों का, संख्याओं का स्थान बदल जा रहा है, या अंकों का स्थान बदल जा रहा है, लेकिन वही संख्या प्राप्त हो रही है। तो इसी प्रकार की संख्या को हम चक्री संख्या कहते हैं। अगर आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। पूरा क्लास इसी तरह से बेसिक लेवल से चलेंगे। अगले क्लास में हम लोग इस पर संख्याओं संबंधित सवाल देखेंगे और संख्या भी और बची हुई है। मतलब अभी तक तो मतलब पूर्णांक वाला भाग हुआ है, अभी दशमलव, परिमेय, अपरिमेय बचा था जो हम वर्गीकरण बता रहे थे, उसमें पूर्णांक वाला भी हुआ है। ये पूर्णांक वाला एक तरह से हुआ है। अब हम बात करेंगे अगली कक्षा में पहले दशमलव वाले पे, फिर सवाल भी होगा कुछ इससे संबंधित। पहले सवाल करेंगे, फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे दशमलव वाला। दशमलव में पढ़ेंगे परिमेय, अपरिमेय। तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इस क्लास को, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।